तो स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रैक्टिस सेट और यूपी पुलिस के सॉल्व पेपर को डिस्कस किया जा रहा है। आप सभी को पूर्व परीक्षा के प्रश्नों का डिस्कशन और पूर्व परीक्षाओं पर आधारित प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, हल कराए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो है अभी तक आपने 3 प्रैक्टिस, एक सॉल्व पेपर 2019 का और 3 प्रैक्टिस सेट आपको हम सॉल्व करवा चुके हैं। आज अब 3 प्रैक्टिस सेट खत्म करने के बाद हम 2018 का यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है पीपीटी में, अगर ध्यान देंगे, वरना हम यहाँ पर लिखे देते हैं 2018, ठीक है। 2018 का जो यूपीपी का पेपर है, तो वो हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं। इस पेपर में जीएस के 38 प्रश्नों को 2 पार्ट में हल किया जाएगा और हिंदी के पूरे क्वेश्चंस एक पार्ट में, यानी इसमें आपको 3 वीडियो देखने के मिलेंगे। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। लोगों को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, तभी जो है पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगी। तो बिना किसी समय जो है बिना गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थी। लिखा हुआ है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो आपने गलत वाला कथन यहाँ पर चूज करना है, बताना है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, यह भी बिल्कुल सही कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह भी एकदम सही है। एक ही बचा फिर, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो बस यही गलती हो गई, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए जो आयु आवश्यकता होती है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष आयु प्राप्त करनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राज्यपाल किसी भी राज्य में बन सकता है। तो 30 वर्ष वाला मुद्दा यहाँ पर गलत है, इसलिए यही कथन गलत है। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या, डी हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु जो है वो मिनिमम 35 साल होती है। हमने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में कई जगह इसको बताया है। और जो लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आयु कम से कम 25 साल हो। राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो आयु कम से कम 30 साल हो। और अगर पंचायतों का चुनाव लड़ना है, नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, तो आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ये सारी बातें पिछले भी कई पीपीटी में, कई सारे वीडियोस में आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन चेंज करते हैं अगला। अच्छा, अगर राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कुछ चीजें हम आपको राज्यपाल के बारे में बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि राज्यपाल जो है वो क्या है, राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का क्या है, राज्य की कार्यपालिका का वो प्रमुख है। कहाँ की कार्यपालिका, राज्य की। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य कार्यपालिका का वो क्या है, प्रमुख है। ठीक है, राज्यपाल, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति का महत्व है, वैसे ही राज्यों में किसका, राज्यपाल की पावर्स होती, राज्यपाल का महत्व होता है। बात करें अगर राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो है वो संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया जाता है। आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल के बारे में बात की जाती है। राज्यपाल पद का जो उल्लेख है, राज्यपाल पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 153 में है। आर्टिकल 153 में ही लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। पहले प्रावधान ये था कि एक व्यक्ति केवल एक ही राज्य में राज्यपाल बन सकता था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और व्यवस्था ये है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद जो भैया है कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल का कार्यालय लिया गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर्स कहां से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान में राज्यपाल की बात जो है आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है, और उसके बाद 55 में उसकी जो है नियुक्ति वगैरह है, 56 में कार्यकाल वगैरह। सारे आर्टिकल्स आप 153 से 62 तक पढ़ेंगे, देखिएगा उनको, हमने क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है, पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है, बाकी ये चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि राष्ट्र कार्यकाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, उसको राष्ट्रपति ही जो है नियुक्त करेगा और वही उसको बर्खास्त करता है।
राज्यपाल अपना राष्ट्रपति जो त्याग पत्र है वो भी राष्ट्रपति को ही देगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो रेल मंत्री हो चाहे भारत सरकार में कोई भी मंत्री हो, भारत सरकार यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। तो यानी कि यहां पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, यहां पर प्रधानमंत्री और यहां पर राष्ट्रपति, इस दोनों रिक्त स्थानों में आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसी भी केंद्रीय मंत्री को। रेल मंत्री की बात छोड़ो, भारत सरकार किसी मंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ठीक है, और ये चीजें आपने देखी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, चाहे वो भैया किसी भी केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति हो, वो बात की जाती है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 74 में बच्चों क्या है, तो आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद की बात है। आर्टिकल 74 में किसकी बात है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो सभी जानते हैं मंत्री परिषद का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, और उन सब की नियुक्ति की बात कहां पर है, तो आर्टिकल 75 में है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेगा ये 2018 का पेपर है पुलिस का, इस बात को ध्यान रखोगे। ये 2018 में जो पुलिस का पेपर है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर लिखा हुआ है, देखिएगा कि कौन सा सही है, आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बताना यह है कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति हैं कौन कौन। सारे राष्ट्रपतियों का क्रम आपने पता होना चाहिए। तो देखिएगा कुछ हम आपको बता रहे हैं कहाँ तक। पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे हमारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने 1962 में। तीसरे राष्ट्रपति भैया बने थे कौन, 1967 में बने थे जाकिर हुसैन। बस यही पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। 1967 में बने थे और 1969 में बीच में कार्यकाल से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अपना कार्यकाल जाकिर हुसैन साहब पूरा करते उसके पहले ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इनसे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये बना कि जाकिर हुसैन, यहाँ पर आंसर ए आपका हो जाएगा, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई हो ऐसे पहले राष्ट्रपति कौन है, जाकिर हुसैन है। ऐसे दो ही राष्ट्रपति हुए हमारे यहाँ जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई, कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई। एक तो जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें फखरुद्दीन अली अहमद की, तो भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। और अगर पूरे क्रम की बात करें तो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें सबके नाम अगर ले लें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कभी राष्ट्रपति बने ही नहीं, इनका नाम यहाँ से कट कर दो। तो जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और मुस्लिम राष्ट्रपति में पहला नाम। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति दूसरे हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करेंगे नंबर 3 पर। 3 ही मुस्लिम राष्ट्रपति देश में बने हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। और अगर देखिएगा आपको 11 के बाद से तो सब पता ही होने चाहिए। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, तो क्या नाम है 15वीं राष्ट्रपति का, सभी आप लोग जो है कमेंट में कर लिखिएगा। सभी लोग 15वीं राष्ट्रपति का नाम कमेंट में लिखिएगा। और ये बहुत जरूरी होता है कि आपको 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक सारे राष्ट्रपतियों के नाम याद होने चाहिए। पूरे नहीं याद कर सकते तो स्टार्टिंग के कम से कम 5 से 7 और इस लास्ट के 5 से 7, फिर बीच में 5 ही बचते हैं तो वो भी काहे छोड़ो, इसलिए पूरे याद करो। ठीक है, चलेगा। कमेंट में देखते हैं 15वीं राष्ट्रपति का नाम कौन बताएगा। अभी बनी और पहली अनुसूचित जनजाति
छह मंत्री बनने वाली हैं वो, सॉरी राष्ट्रपति बनने वाली हैं। फिर लिखा है कि जॉर्डन किसकी राजधानी है, यहाँ पर ये बताना है निम्नलिखित में से जॉर्डन किसकी राजधानी, कौन से कंट्री की। तो जॉर्डन किसकी राजधानी, जर, इर्बिट, साल्ट या अम्मान। तो एक अरब कंट्री है, ठीक है, एक अरब देश है, मध्य एशिया में स्थित, मध्य एशिया, ठीक है, मिडिल एशिया में स्थित एक कंट्री है, देश है, अरब कंट्री है, अम्मान। और अम्मान की राजधानी क्या है, जॉर्डन। अम्मान की जो मुद्रा है वो क्या है, अम्मान की जो मुद्रा होगी वो क्या होगी, दीनार होगी। तो अम्मान की राजधानी है जॉर्डन। अम्मान एक मध्य एशिया में अरब कंट्री और जिसकी मुद्रा है दीनार। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया कंट्री है, मंगोलिया कंट्री जो है ईस्ट एशिया में, यानी एशिया में पड़ेगा, ईस्ट एशिया में पड़ने वाला कंट्री मंगोलिया। इसकी मुद्रा क्या है, तो लियू, तोगरोग, क्याथ या फिर मेटिकल। बी ऑप्शन हो जाएगा तोगरोग। और इसी को क्या कभी कभी नाम आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तोगरोग या फिर क्या नाम रहेगा, तुगरिक नाम रहेगा। ठीक है, तोगरोग या फिर तुगरिक, ये मंगोलिया की मुद्रा हो जाएगी। मंगोलिया की अगर कैपिटल बात करी जाए तो भैया उलान बटोर। कौन सी कैपिटल हो जाएगी मंगोलिया की, उलान बटोर मंगोलिया की कैपिटल, ईस्ट ईस्ट एशिया का कंट्री। और मुद्रा तोगरोग या फिर क्या हो जाएगी, तुगरिक। क्वेश्चन नंबर बच्चों छठवां ले लेते हैं, एशिया एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश अगर आप देखो तो बात करेंगे, अब यहाँ पर ऑप्शन में इंडोनेशिया सही हो जाएगा। ये 2018 का पेपर है लेकिन अभी भी इंडोनेशिया ही एशिया में रहेगा। क्यों एशिया में रहेगा, देखिएगा, अगर हम वर्तमान समय में पूरे विश्व की बात करें, अगर हम वर्तमान समय पूरे विश्व के 5 कंट्री अगर लिखे जाए यहाँ पर, तो देखिएगा चीन जो है वो भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यूनाइटेड नेशन ने 2020 में रिपोर्ट दी थी और कहा था कि 2023 की अंत तक, 2023 के अंत तक भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनेगा। लेकिन अनुमान ये कह रहे हैं, वर्तमान आंकड़े ये कहते हैं कि इस समय भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। आधिकारिक रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन जब आपसे अगर क्वेश्चन पेपर पूछेगा, जब तक आपका एग्जाम कोई होगा, तब तक दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका होगा। तो हम देखिएगा अनुमान के आधार पर लिख रहे हैं, ठीक है, अनुमान के आधार पर दुनिया में सबसे अधिक आबादी भारत। दूसरे नंबर पर आप किसको रख सकते हो, दूसरे नंबर पर आप चीन को रख सकते हो। तीसरे नंबर पर आप किसको रख सकते हो, यूएसए को। तीसरे नंबर यूएसए रख सकते हो। और चौथे नंबर पर आप रख सकते हैं इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया को रख सकते हैं, ठीक है। और पांचवें नंबर पर आप रख सकते हैं पाकिस्तान को, पांचवें नंबर पर आप सकते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। अब अगर एशिया कंट्रीज में निकालना हो तो एशिया में पहला भारत, एशिया में दूसरा कौन हो जाएगा, चीन, और एशिया में तीसरा कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया, क्योंकि यूएसए एशिया में नहीं पड़ेगा ना। तो एशिया में तीसरा कौन सा, इंडोनेशिया। एशिया में चौथा कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। और एशिया में पांचवा फिर जो है वो बांग्लादेश को रख दिया जाएगा। तो ये सारे इतने देश हैं, ठीक है। तो भारत, चीन और यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये वर्ल्ड के हैं और इसी में से आप एशिया के छांट सकते हो। तो इस हिसाब से आंसर जो है इंडोनेशिया आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन है गुयाना, क्या लिखा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया या फिर इक्वाडोर। इक्वाडोर या इक्वाडोर, तो ब्राजील यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर, ब्राजील यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो ब्राजील, और जो ये वन क्षेत्र है अमेजन बेसिन के आसपास का वन क्षेत्र है, विस्तृत है, उसी को कहा जाएगा। तो आंसर यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर अगर देखते हैं, तो कौन से निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, महानदी या गोदावरी या फिर लिखा है कृष्णा या फिर लिखा है कावेरी। तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन तो आपका हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी को ही क्या, गोदावरी को ही बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी को और क्या का नाम देते हैं, गोदावरी को गौतम ऋषि के कारण इनको नाम गौतमी नदी भी मिला है। और इसी को जो है वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कह देते हैं, ठीक है। और इसी को जो है प्राचीन गंगा भी कह देते हैं। मान्यता ये रहती है कि इस गोदावरी नदी के जल में नहाने से समस्त रोग वगैरह, सब कष्ट वगैरह दूर हो जाते हैं। तो प्राचीन गंगा भी इसका नाम रहता है। बात आती है प्रायद्वीपीय, तो भारत और जल से घिरा है, तीन ओर किससे घिरा हो,
जल से उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीपीय मतलब क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत वो है दक्षिणी भारत का, दक्षिणी भारत का वह भाग, दक्षिणी भारत का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, दक्षिणी भारत का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा है। किससे घिरा है, तीन ओर जल से घिरा है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी कही जाती है। गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है वो, इसका विस्तार जो है 1465, यानी कितनी लंबी नदी है, तो 1465 किलोमीटर इसकी नदी की लंबाई है। और ये महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहां से, महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ी से। ठीक है, कहां से, महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, कहां पर जाके गिरेगी, बंगाल की खाड़ी। तो महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ी से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को गोदावरी कहेंगे। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। तीन ओर से घिरा होना, ये दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर इसके है। और यानी कि अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, और फिर पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत का हिस्सा। आगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बताना है कि हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। ऑप्शन डी आपका आंसर सही हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में जो दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 दिसंबर 1948। ठीक है, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूएनजीए द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या किया गया था, यूडीएचआर को अपनाया गया। ठीक है, यूडीएचआर मतलब क्या है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी क्या बोलते हैं, यूडीएचआर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर, संयुक्त यानी कि मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को ही अपनाया था। इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस अंतरराष्ट्रीय। 2022 में इसकी थीम क्या थी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, 2022 में मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी, थीम क्या थी, तो ध्यान रखेंगे, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ठीक है, फॉर ऑल। तो क्या रहेगा थीम 2023 में जो, सॉरी 22 में, 23 का भी नहीं आया है, 2022 में जो थीम थी मानवाधिकार दिवस की, वो क्या थी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। 10 जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या था। तो 2018 में पेपर हुआ था, उसी समय जब अमरनाथ यात्रा की गई तो वहां पर सीआरपीएफ ने नागरिकों की मदद के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया था। तो वो एप्लीकेशन कौन सा था, दोस्त, साथी या फिर यात्री या फिर मित्र एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कौन सा था, साथी मोबाइल एप्लीकेशन। साथी मोबाइल एप्लीकेशन सीआरपीएफ ने 2018 में शुरू किया था और वो अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों की सहायता के लिए था, उनकी हेल्प के लिए था, जो कि 2018 के पेपर में पूछा गया, पुलिस के पेपर में। फिर बच्चों क्वेश्चन अगला पूछा गया है पुलिस के पेपर में 2018 में कि अगले 7 वर्ष, देखिएगा ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं करंट के, यानी 2018 के पुलिस एग्जाम में जो करंट क्वेश्चन बने वो कौन कौन से हैं। लिखा है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। तो 7 वर्षों के लिए जो है उसने किसके साथ अपने व्यापार को नवीनीकृत किया था, तो नेपाल के साथ किया था,
जिसकी जो मियाद है, मतलब जो निश्चित जो टाइम लिमिट है, वो 2023 में जाके पूरी होती है। तो नेपाल के साथ 7 वर्षों के लिए अपने व्यापार को क्या किया था, नवीनीकृत किया था भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 में। ये सारे क्वेश्चन करंट से बन रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। फिर लिखा है एशियाई खेल 2018 में, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था, देखिएगा एशियाई खेल हर 4 साल में एक बार होता है। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है, और ये 2018 में हुआ था। 2022 में होना था, लेकिन 2022 वाला बढ़ गया है 2023 में होने के लिए। तो 2022 में एशियाई खेल नहीं हुए, 2023 में होंगे, और वो भी 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक ऐसे समय है। सितंबर अक्टूबर, लास्ट सितंबर से स्टार्ट होंगे और अक्टूबर स्टार्टिंग खत्म होंगे, भी बताएंगे आपको। तो कुल मिला के ये 18 वाले में चाइना ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो चाइना ने 132 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते थे। चाइना ने जो सबसे अधिक पदक जीते 289 टोटल थे उसके पास। चाइना ने जो एशियाई खेल 2018 में पदक जीते थे 289 टोटल, उसमें से 132 गोल्ड है, 92 यहाँ पर क्या देखो 132, 92 और 1951 नई दिल्ली, जिन्हें एशियाड खेल भी कहते हैं। भारत में अब तक एशियाई खेल 2 बार हुए हैं, एक बार 1951, एक बार 1982 में नई दिल्ली में, और 2022 यानी कि हर 4 साल में होते हैं। 2022 का एशियाई खेल 2023 में चाइना में होने वाला है। इतनी जानकारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। आंसर इसका हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में कहां पर? तो द हेग। कहां पर? द हेग नामक जगह पर, नीदरलैंड में। यहाँ पर क्या है? द हेग नाम की जगह पर नीदरलैंड में ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जून 1945 में। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कब बना था, तो आप बता सकते हो कि 26 जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है, और इसमें टोटल 15 जज होते हैं। उनमें से, और ये 15 जजों में से भारतीय इस समय दलबीर भंडारी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से दलबीर भंडारी हैं। ठीक है, और दलबीर भंडारी 2012 से आईसीजे में भारत के जो न्यायमूर्ति हैं, वो 2012 से आईसीजे में हैं। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पर ये 2012 से हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पेड़ पौधों का निषेचन या पेड़ पौधों निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तन होता है बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में, या फिर क्या लिखा हुआ है, जर्मनी। तो ये क्वेश्चन में जो है ऑप्शन थोड़ा उल्टे सीधे हो गए हैं। तो यहाँ पर बीज, पुष्पकेसर और जायांग, फिर यहाँ पर फल होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन डी की जगह पर क्या यहाँ पर लिखा होना चाहिए? फल। ऑप्शन डी में क्या है? जर्मनी नहीं लिखा है, फल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर पेड़ पौधों में निषेचन, यहाँ पर में जो लिख लीजिएगा, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो है अंडाशय कहाँ परिवर्तित होता है? तो लिखा फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में क्या? फल में। तो निषेचन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। निषेचन मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन। निषेचन मतलब क्या कह रहा है? ये फर्टिलाइजेशन है। और निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है? तो यौन प्रजनन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, पेड़ पौधों में यौन प्रजनन की एक प्रक्रिया है, जो कि किसके द्वारा? परागण और अंकुरण के बाद होती है। ठीक है, क्या बात करेंगे? परागण और अंकुरण के बाद ये होती है, यानी जो है प्लांटेशन और जर्मिनेशन के बाद ये निषेचन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है। और ये फल में जो है अंडाशय में क्या है? फल में ये परिवर्तित होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों लेते हैं 15। और क्वेश्चन 15 कहता है कि क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटाना सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प इसकी होती है, पारे की वाष्प होती है, जो स्वभाव में जहरीली होती है। ठीक है, क्योंकि जो सीएफएल हैं और जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट वगैरह जो होती हैं, कह रहे हैं कि इनका निपटान सुरक्षित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो वाष्प होती है वो पारे की वाष्प होती है, और पारे की जो वाष्प है वो स्वभाव में जहरीली होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, सीएफएल और ट्यूबलाइट वगैरह को ऐसे ही, जो खराब ट्यूबलाइट सीएफएल होते हैं उनको ऐसे ही खुला नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या पारे की
वाष्प है जो कि जहरीली होती है और जानलेवा हो सकती है। ठीक है, इसके बाद लिखा है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन, ठीक है, परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को क्या कहा जाता है? फ्लोएम, कोलेना, काइमा, जाइलम या फिर स्लेकरन, क्या लिखा है? स्लेरे नकाइमा। यहाँ पर जो आंसर आपका बच्चों को क्या हो जाएगा? जाइलम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी हम बता चुके हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, उसमें ये दो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, क्या लिखा है? पहला ऑप्शन और सी, फ्लोएम और जाइलम, इनका काम क्या है? तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों को, पौधों में पानी और पोषक तत्वों से जड़ों से पत्ती तक पहुंचाने का काम किसका? जाइलम का होता है। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये पानी और पोषक तत्वों की बात कर रहा है, तो जाइलम, और फ्लोएम क्या करेगा? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये दो महत्वपूर्ण संवहनी ऊतक हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 लेते हैं। निम्नलिखित में विकल्पों में से क्या लिखा है? पुनरुक्त उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू या अदरक। तो यहाँ पर एक पौधा है ब्रेड मोल्ड, ठीक है, कौन सा है? ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड या ब्रेड मोल्ड। तो यानी इसका मतलब क्या है कि बीजों के स्थान पर कोशिकाओं द्वारा, बीजों के स्थान पर कोशिकाओं के द्वारा नए नए पौधों का जो उत्पादन होता है उसको कहते हैं पुनरुत्पादन की प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या लिखा है कि बीज उत्पादन पौधे का नाम जो है ब्रेड मोल्ड है, जो कोशिकाओं से दोबारा नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि पूछा गया है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो उस फाइबर का नाम बताना है जो बिना, यानी किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना, पौधे या जानवर से, यानी बिना किसी कच्चे माल के बनता है और वो मानव निर्मित फाइबर है, कोयले, पानी और हवा से बना है, और वो पहला पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर था। तो कौन सा है? जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान या फिर पॉलिस्टरीन। तो नायलॉन जो है ये ऐसा फाइबर है जो मानव निर्मित है, पहला सिंथेटिक है। ठीक है, इसको यहाँ पर अच्छा, फाइबर की अगर बात की जाए तो फाइबर क्या होता है? फाइबर क्या होता है? तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। पोषण फाइबर में काफी कम होता है, लेकिन जो है पाचन संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करने में फाइबर जो है अहम इसकी भूमिका होती है। फाइबर दो तरह के हो सकते हैं, होते हैं घुलनशील और अघुलनशील। जो घुलनशील फाइबर होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काम आएगा। ब्लड शुगर, डायबिटीज आदि वगैरह में फायदेमंद होता है घुलनशील फाइबर। और जो अघुलनशील फाइबर होता है वो क्या करता है? वो शरीर में अपशिष्ट भोजन को साफ करने का काम करता है अघुलनशील फाइबर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर लेते हैं। बात की जा रही है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कौन सा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 17 जनवरी को या फिर 17 दिसंबर को मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस है वो आपका मनाया जाता है कब? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये बात ध्यान रखेंगे 2006 से। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है। और 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? क्योंकि भैया 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन, 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी की डेट को ही क्या करते हैं? हिंदी सम्मेलन हर साल मनाया जाता है या हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस का सचिवालय भी बन चुका है 2018 में, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। ठीक है, हिंदी का यानी कि विश्व हिंदी सचिवालय अगर आपसे पूछा जाए, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ बनाया जा चुका है अगर बात की जाए, तो जो विश्व हिंदी सचिवालय है वो 2018 में बना, उद्घाटन हुआ। कहां पर?
तो पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस, पोर्ट लुइस में हिंदी का क्या बन चुका है, सचिवालय भी बन चुका है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। विश्व हिंदी दिवस 2023 की जो थीम है, अभी जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। यानी कि मातृभाषा की महत्ता को बिना भूले हुए हिंदी को जनमत की भाषा बनाना है। यानी कि जैसे क्या है, लोगों के मत की भाषा हिंदी बनाइए, लेकिन अब जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति केरल का है, कोई व्यक्ति उड़ीसा का है, कोई व्यक्ति नागालैंड का है, तो उनकी जो मातृभाषा है, जो मदर लैंग्वेज है उनकी, बिना उसकी इंपॉर्टेंस को भूलते हुए हिंदी को भी वहां पर जो है लोगों की जनमत भाषा बनाना है। ये 2023 में विश्व हिंदी दिवस का मुख्य विषय था, थीम था। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। अब हिंदी के विषय में और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं कि हिंदी जो है, कहते हैं कि एक फारसी शब्द है और फारसियों के द्वारा हिंदी का पहला प्रयोग किया गया। कहते हैं कि इसलिए क्योंकि जो है ईरानी थे, फारसी थे, वो सा को हा कहते थे, सिंधु नदी को उन्होंने, वो सिंधु नदी को हिंदू कह देते थे और उसके किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, फिर उससे हिंदुस्तान बना। ऐसी थ्योरी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। ठीक है, हाँ। अब कहोगे आप पूर्णतया गलत कैसे है? गलत इसलिए भी है वो चीज, क्योंकि देखिएगा, हिंदी जो हा शब्द है, जो कह रहे हैं ना ईरानी शाह को हा कहते थे, तो भैया वो भारतीयों की ही देन है। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को हरस्वती नदी लिखा गया है। बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का और हिंदू शब्द का वहां पर उल्लेख किया गया है कि हिंदू कौन है, तो बृहस्पति आगम में बताएगा कि हिंदू कौन है। लेकिन अब ये जो है, जानते हैं आप सभी, जो है इतिहास हो या है चाहे फिर हमारा साहित्य हो, हमारी संस्कृति हो, उसको अंग्रेजों ने हमेशा से बिगाड़ने का ही प्रयास किया है। तो इसलिए ऐसी बातें वहां पर हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, इन चीजों को हम सुधार करेंगे। पेपर में अगर पूछा जाता है तो आपको यही बताना होता है कि जो है हिंदी जो शब्द है वो हिंदू शब्द है, वो ईरानियों ने दिया है, ऐसा कहा जाएगा, पेपर में ही सही होगा। लेकिन हमने आपको बताया, और जल्दी ही आपको इन चीजों पर और भी जानकारी देंगे कि क्यों ये थ्योरी झूठ है। ठीक है, चलिएगा, तो आज के इस पहले सेशन को, सॉइल पेपर जो 2018 का हल कर रहे हैं, इसका पहला सेशन कंप्लीट करते हैं। दूसरा सेशन जल्दी ही अगली क्लास में आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगला सेशन स्टार्ट करते हैं तुरंत।